मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदांत क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग दसवीं क्लास के हिंदी के सही ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं के मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये जितने भी 100 के 100 सवाल है दोस्तों, ये सभी आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं और ऐसे ही सवाल आपसे मेन परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है कि दही वाली मंगम्मा कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया गया है। तो जो दही वाली मंगम्मा कहानी है इसमें मगरमच्छ की उपमा उनकी बहू मंगम्मा की बहू नजम्मा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। तो मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है। तो मंगम्मा अपनी पैसा को माँ जी के पास रखना चाहती है। और मंगम्मा के गांव का नाम क्या है। तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है। तो मंगम्मा औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। अगला सवाल है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो मंगम्मा से जो एक जुआरी था, उस जुआरी का नाम क्या था दोस्तों, रंगम्पा है। वह किससे कर्ज मांग रहा है। तो मंगम्मा से कर्ज मांग रहा है। तो मंगम्मा से रंगम्पा कर्ज मांग रहा था। अगला सवाल है कि मंगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मंगम्मा की बहू का नाम था दोस्तों नजम्मा। नजम्मा हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये 2 बार आपसे परीक्षा में पूछ चुका है। अगला सवाल है गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई। तो गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है राम नाम बिनु बिरथे जग जनमा। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किनकी है। तो सही उत्तर हो जाएगा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह गुरु नानक जी की पंक्ति है। अगला सवाल है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। जो वाणी है हम लोग बोलते हैं कब विष के समान हो जाती है। तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। अगला सवाल है कि नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है। तो जो आज के डेट में नाना काना साहब है ये आपके भारत में नहीं आपके पाकिस्तान में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन जो और जाति प्रथा के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। और यह क्या है। तो यह एक प्रकार के निबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। तो सबसे पहले ये बताइए कि एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है इसके लेखक कौन है। तो एनिहिलेशन ऑफ जो कास्ट है ये भाषण जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। और इसका हिंदी में जो रूपांतरण है वह ललई सिंह यादव ने किया था। अगला सवाल है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। अगला सवाल है कि लेखक अंबेडकर को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई देता है। तो लेखक अंबेडकर को इस युग में भी जातिवाद में विडंबना दिखाई देता और ये सही बात है। अगला सवाल है डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के माता जी का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। तो कटक शहर के जो महाराज हैं ययाति केसरी ने ही पत्थर के बांध बनवाए थे। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो लक्ष्मी जो है उनके ससुर बांध में काम करते समय मर गए थे। अगला सवाल है गुरुनिधि ने किस दल का गठन किया था। तो गुरुनिधि ने बांध के समय स्वच्छता सेवक दल का गठन किया था। अगला सवाल है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं। तो लक्ष्मी के 2 लड़कियां हैं। लक्ष्मी की 2 लड़की है। अगला सवाल है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। दिल्ली के बाद रसखान जी जो थे वह वज्रभूमि में चले गए थे। अगला सवाल है रसखान की भक्ति कैसी थी। रसखान की भक्ति सगुण थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। रसखान कैसे हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो जो रसखान जी है वो जातीय कवि के लोकप्रिय कवि हैं। जातीय हिंदी के लोकप्रिय कवि है। अगला सवाल है स्वामी विठल दास ने रसखान को कहाँ शिक्षा दी। तो स्वामी विठल दास जी ने रसखान को पुष्टि मार्ग में शिक्षा दी थी। अगला सवाल है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है। तो रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान सवैया छंदों में किया है।
अगला सवाल है कि मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी। मदन अभी मात्र 5-6 साल का लड़का था, छोकरा था। अगला सवाल है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो जो कासू है वो मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। और कासू का दूसरा नाम क्या है, तो कासू को लोग खोखा कहकर भी पुकारते थे। अगला सवाल है कि मदन ने खोखा के कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो मदन ने खोखा के यानी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। अगला सवाल है गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था। तो जो गिरधर लाल जी हैं वो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी थे। और गिरधर लाल के लड़के का नाम मदन था और सेन साहब के लड़के का नाम खोखा था। अगला सवाल है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। जो सेन साहब थे अपने दोस्त अपने मित्र पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। अगला सवाल है घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। तो घनानंद जी के अनुसार जो प्रेम का मार्ग होता है वो सीधा होता है और सरल होता है। अगला सवाल है घनानंद किनके द्वारा मारे गए। घनानंद किनके द्वारा मारे गए। तो घनानंद नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा मारे गए थे। दोस्त आप लोग क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और ऐसे ही वीडियो आप लोग देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगला सवाल है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई। घनानंद की मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गया था। अगला सवाल है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। अगला सवाल है मुंडा किस देश की जाति है। जो मुंडा है वह भारत देश की जाति है। अगला सवाल है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो संस्कृत का जो अग्नि शब्द है वह इग्निस शब्द में मिलता है, इग्निस रूप में मिलता है लैटिन में। अगला सवाल है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की। तो सर विलियम जोन्स ने 1783 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हॉकर्स क्या थे। हॉकर्स क्या थे। तो हॉकर्स जो थे वो एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। जो मंगू थी उनकी बड़ी बहन का नाम कम्मू था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा कम्मू। अगला सवाल है काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो काला पानी ईश्वर पेटलिकर जी का लोकप्रिय उपन्यास है। अगला सवाल है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कमरे में बंद करके रखा जाता था। अगला सवाल है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया। तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने जिला अधिकारी का मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। अगला सवाल है मां को कितनी पुत्रियां थी। तो जो मां थी उनकी 2 पुत्रियां थी और 2 लड़के थे। अगला सवाल है स्टेथोस्कोप से किसका क्या मापा जाता है। तो जो हम लोग हृदय का गति होता है, हृदय का धड़कन होता है, उसको स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि नगर कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। तो नगर कहानी में पपत्ती के जो बीमारी हुआ है जिसको बुखार हुआ है उस बुखार का नाम है मेनिंजाइटिस। यानी कि नगर कहानी में मेनिंजाइटिस जैसे भयानक रोग का चर्चा किया गया है। अगला सवाल है ऑप्थल्म स्कोप क्या है। ऑप्थल्म स्कोप क्या है। यह एक आंख देखने की मशीन है। आंख देखने की मशीन को ऑप्थल्म स्कोप कहते हैं। अगला सवाल है लंबी कतार देखकर वल्ली को किस पर गुस्सा आ गया। तो लंबी कतार देखकर वल्ली को अपने मृत पति पर गुस्सा आ गया। अगला सवाल है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो एस रंगराजन सुजाता जी का पूरा नाम है। अगला सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंधकार कौन है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला सवाल है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य के किस विद्या में लेखन नहीं है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्य के कहानी वाली विद्या में एक भी आपको लेखन देखने को नहीं मिलेगा। अगला सवाल है कौन ऐसी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो जो माटी की मूर्तें हैं, माटी की मूर्तें ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, जबकि अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सब के सब किनकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला सवाल है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है क्योंकि कितना भी काटिए ये बार बार फिर बढ़ जाता है।
अगला सवाल है कि कामसूत्र किनकी रचना है? तो कामसूत्र वात्स्यायन की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रेमगन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन है? तो प्रेमगन की प्रसिद्ध नाट्य कृति प्रयाग रामागम है। अगला सवाल है प्रेमगन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो प्रेमगन ने इनमें से आनंद अरुणोदय मासिक पत्रिका का संपादन किया। अगला सवाल है प्रेमगन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य की रचना की? तो प्रेमगन जी ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में काव्य की रचना की थी। अगला सवाल है प्रेमगन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? तो प्रेमगन जो है साहित्य सम्मेलन कलकत्ता के अधिवेशन के सभापति बने थे। अगला सवाल है नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? तो नारायण की जो पत्नी है अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को रसमलाई भेजी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीता कितने कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी? सीता अपने अपने तीनों लड़कों के पास एक एक महीना रहा करती थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? तो राधा ने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। अगला सवाल है सीता अपने को क्या मानती है? सीता अपने को क्या मानती है? तो सीता अपने को भिखारिन मानती है। अगला सवाल है नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो नागरी लिपि के निबंधकार गुणाकर मूल्य है। अगला सवाल है नागरी लिपि पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? जो नागरी लिपि पाठ है यह किस पुस्तक से लिया गया है? यह भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगला सवाल है मराठी भाषा की लिपि कौन है? जो हम लोग की मराठी भाषा है, चाहे मराठी भाषा हो या हिंदी भाषा हो, ये दोनों भाषा देवनागरी लिपि से लिया गया है, देवनागरी लिपि की है। अगला सवाल है कि सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, क्योंकि हम लोग पूरे किताब में कहीं मंत्र सिद्ध योगी और साधु के बारे में नहीं जानते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। अगला सवाल है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो जो काशी जैसा स्थान है, काशी जो है उसे देवों की नगरी कहा गया है। अगला सवाल है सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ? तो पंत जी का जन्म कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। अगला सवाल है कि पंत ने कौन महाकाव्य लिखा? पंत के द्वारा, सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया महाकाव्य का नाम लोकायतन है। अगला सवाल है पंत जी के पिताजी का नाम क्या था? तो पंत जी के पिताजी का नाम गंगादत्त पंत था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है पंत के माता जी का नाम क्या था? तो पंत के माता जी का नाम सरस्वती देवी था। अगला सवाल है जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र के जन्म के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। अगला सवाल है दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? तो दिनकर की रश्मि रसी रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। अगला सवाल है रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो रुपये खोने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। अगला सवाल है बहादुर कौन था? तो जो बहादुर है वह नौकर था, दिल बहादुर इसका पूरा नाम था, वह क्या था? नौकर था। अगला सवाल है कि बहादुर कैसी कहानी है? तो जो बहादुर जो कहानी है यह सामाजिक कहानी है। अगला सवाल हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला सवाल है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? तो बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है रफाल लियोनार्दो दा विंची एंजेलो किसकी देन है? तो रफाल लियोनार्दो दा विंची एंजेलो यह इटली की देन है। अगला सवाल है कि शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर कौन है? तो यह एक नाटककार है। जो शेक्सपियर जी है वह एक प्रकार के नाटककार हैं। अगला सवाल है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचना की गई है? तो निराला जी की जो साहित्य साधना है उसको कितने खंडों में रचना किया गया है? तो उसको 3 खंडों में रचा गया है। अगला सवाल है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था।
अगला सवाल है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो लेखक रामविलास शर्मा जी का जन्म उच्च गांव सानी में हुआ था। यहाँ पर तो आपको ऑप्शन पकड़ में आ जा रहा है कि उच्च गांव सानी है, लेकिन एक के जैसे 4 को ऑप्शन इसमें दिया रहेगा तो इसको याद रखिएगा, तो उच्च गांव सानी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है हिरोशिमा किस देश में है। तो हिरोशिमा जापान में है, हिरोशिमा नागासाकी दोनों जापान देश में है। यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। अगला सवाल है हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ अणु बम है। अगला सवाल है हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूर्य कहाँ निकल रहा है। तो हिरोशिमा की कहानी में सूर्य जो निकला है वो नगर के चौक पर निकला था। अगला सवाल है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। यानी कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय ये किस वाद के कवि हैं। तो यह प्रयोगवाद के कवि हैं। ये सवाल पहले भी आपसे पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है। तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। अगला सवाल है कि कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा। कवि जब घर लौटा तो उसने बूढ़े चौकीदार वृक्ष को दरवाजे पर नहीं देखा। अगला सवाल है कि कुंवर ने लिखने की शुरुआत कब से की। तो कुंवर ने लिखने की शुरुआत 1950 ईस्वी के आसपास की थी। अगला सवाल है एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। तो एक वृक्ष की हत्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किस शहर को बचाने की बात करता है। तो एक वृक्ष की कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। तो नादिरों से बचाने की बात करता है। अगला सवाल है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ। अगला सवाल है बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो पंडित बिरजू महाराज जी अपने पिता का शिष्य मानते थे, शागिर्द मानते थे। अगला सवाल है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो बिरजू महाराज की ख्याति एक नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो पंडित बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं। अगला सवाल है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। अगला सवाल है विल्लव और अविनियो के बीच में कौन नदी है। तो विल्लव और अविनियो के बीच में रोन नदी है। अगला सवाल है अशोक वाजपेयी लास्ट शतरुंज में कितने दिनों तक रुके थे। तो अशोक वाजपेयी लास्ट शतरुंज में 19 दिनों तक रुके थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त दिया गया है अविनियो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो अविनियो जो पाठ है यह गद्य की यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। और इसमें टोटल 127 सवाल था। उन सही सवालों को क्या किया दोस्तों देख लिया। तो आप लोगों को वीडियो अंत तक बने रहने के लिए सबसे पहले धन्यवाद। क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोगों को जरूर बताना है। यदि आपको कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बताइए, हम आप उसका समस्या का समाधान करेंगे। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।